नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटनासार करंट वार्षिकी 2022 की श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में राष्ट्रीय घटनाक्रम को कंटिन्यू किया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है, गुजराती जंगली गधों के संरक्षण हेतु रणखार को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। याद रखिएगा, राज्य सरकार ने अप्रैल 2022 में जोधपुर संभाग के चितलवाना तहसील के रणखार गांव के पास रहने वाली जंगली गधों के संरक्षण के लिए रणखार को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया है। अर्थात रणखार कंजर्वेशन का संबंध किससे है? जंगली गधों के संरक्षण से संबंधित है। याद रखिएगा, बेसिकली ये जंगली गधे कच्छ के रण में पाए जाते हैं। यदि हम इन जंगली गधों के नाम की बात करें तो इनको घुड़खर के नाम से जाना जाता है। ये घुड़खर के नाम से चर्चित है। इनकी रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर दौड़ने की है। यदि हम बात करें घड़खर के लुप्त प्राय जीव में शामिल होने की, तो याद रखिएगा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसे प्रथम सूची में रखा गया है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि ये जो घुड़खर जो कि एक जंगली गधा है, इसके कैंपेन विज्ञापन को अमिताभ बच्चन साहब ने किया था। अगला टॉपिक है, सिंकुला दर्रे पर दुनिया का सबसे ऊंची सुरंग बनाई जा रही है। याद रखिएगा, सीमा सड़क संगठन अर्थात बीआरओ के द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण सिंकुला दर्रे पर किया जा रहा है। यदि बात की जाए इसकी ऊंचाई की, तो 16,580 फीट ऊंचा होगा और सिंकुला सुरंग की लंबाई 4.25 किलोमीटर होगी। यदि पूछा जाए कि सिंकुला सुरंग किसे जोड़ेगा, तो याद रखिएगा यह सुरंग हिमाचल प्रदेश को जांस्कर घाटी लद्दाख से जोड़ेगी। याद रखिएगा, इस महत्वाकांक्षी परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट योजक की स्थापना की है। अर्थात प्रोजेक्ट योजक का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा सिंकुला सुरंग की स्थापना से संबंधित है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, इस टनल का जो साउथ पोर्टल है वो सिंकुला में होगा और इस सुरंग का जो उत्तरी द्वार है ये लाखांग में होगा। इतनी बात आपको सिंकुला सुरंग के संबंध में याद रखनी होगी। अगला टॉपिक है, देश में पहला समुद्री शैवाल पार्क। याद रखिएगा, तमिलनाडु राज्य से सीवीड की खेती के लिए एक विशेष आर्थिक क्षेत्र हेतु स्थान चुनने के लिए कहा गया है। यहां पर सीवीड शब्द का प्रयोग हुआ है। याद रखिएगा, सीवीड एक समुद्री शैवाल होता है। इसका मतलब कि जो देश में सबसे पहला समुद्री शैवाल पार्क स्थापित होगा वो किस राज्य में होगा? तमिलनाडु राज्य में होगा। यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात कि 2021 में प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद, जिसको संक्षिप्त में TIFAC कहा जाता है, इसके द्वारा एक सीवीड मिशन की शुरुआत की गई थी। यदि हम बात करें सीवीड के बारे में, तो सीवीड एक समुद्री शैवाल होता है, ये मैंने आपको बताया। और ये शैवाल जड़, तना, पत्ती रहित बिना फूल के होते हैं, जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। याद रखिएगा, सीवीड पानी के नीचे जंगलों का निर्माण करते हैं और इन जंगलों को केल्प फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। यदि हम बात करें सीवीड के स्रोत की, तो याद रखिएगा सीवीड विटामिन, खनिज और फाइबर का स्रोत होते हैं और कई सीवीड ऐसे हैं जो स्वादिष्ट भी होते हैं। यहां एक बात और याद रखिएगा, सीवीड में एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल एजेंट भी पाए जाते हैं और कुछ सीवीड में कैंसर से लड़ने वाले शक्तिशाली एजेंट भी पाए जाते हैं। डॉक्टर एल गुरुगन ने 15 अप्रैल 2022 को कहा कि मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए देश में पहली बार तमिलनाडु राज्य में समुद्री शैवाल अर्थात सीवीड पार्क की स्थापना किया जाएगा। याद रखिएगा, डॉक्टर एल गुरुगन केंद्रीय सूचना और प्रसारण, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी राज्य मंत्री हैं। और ये जो परियोजना है ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पूरी की जाएगी। ये भी बात आप याद रखेंगे कि जो तमिलनाडु में पहली बार समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की जा रही है, ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत की जा रही है। अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है, भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक। याद रखिएगा, 14 मार्च 2022 को कर्नाटक के IT मंत्री ने बेंगलुरु में एक्वाक्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स द्वारा गठित भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वावेरियम लॉन्च किया था। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक है, ये सभी संस्थानों और स्रोतों से पानी के आंकड़ों की एक्यूरेट सूची है जो सामान्य विकास चुनौतियों से निपटने में मदद करेगी। अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन के संदर्भ में। याद रखिएगा, इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करके अपने विमान को सफलतापूर्वक उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन बन गई है। यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात कि भारत के जो नागरिक हैं
इनके लिए उड्डयन के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग है, क्योंकि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान के बाद SBAS प्रणाली बनाने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। याद रखेंगे। यदि हम बात करें उस विमान की जिसमें इस तकनीकी का उपयोग किया गया था, तो वो विमान था ATR-72, जिसे 27 अप्रैल 2022 को सुबह राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर उतारा गया। इसमें GPS सहायता प्राप्त भू संवर्धित नेविगेशन का उपयोग किया गया था, जिसे गगन के नाम से जाना जाता है। इसे संयुक्त रूप से केंद्र द्वारा संचालित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AAI कहते हैं, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। अगर हम बात करें गगन के उपयोग की, तो संयुक्त रूप से जब कोई विमान लैंडिंग के रनवे के पास आ रहा हो, तब गगन का उपयोग पार्श्व और ऊर्ध्वाधर मार्गदर्शन प्रदान करना होता है। इसका जो सबसे सटीक आकलन है वो छोटे हवाई अड्डों पर विशेष रूप से उपयोगी होता है, जहां पर उपकरण लैंडिंग प्रणाली स्थापित नहीं की गई होती है। अगर हम बात करें नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की, तो 1 जुलाई 2021 के बाद भारत के पंजीकृत सभी विमानों को गगन सिस्टम से लैस करने का आदेश इसके द्वारा जारी किया गया। अगला टॉपिक है सांबा 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में जम्मू संभाग का जो सांबा जिला है, ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अर्थात ABPMJAY को 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। अगला टॉपिक है अटल टनल को IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला। यहां पर याद रखिएगा, 28 अप्रैल 2022 को इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस यानी IBC में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार अटल टनल को दिया गया। यहां पर दो बातें और याद रखिएगा अटल टनल के बारे में, कि अटल टनल को सीमा सड़क संगठन अर्थात BRO के द्वारा बनाया गया, और यह अटल टनल हिमाचल प्रदेश में रोहतांग में निर्मित है। यदि हम बात करें अटल टनल के राष्ट्र को समर्पित करने के बारे में, तो याद रखिएगा 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया था। और एक और महत्वपूर्ण बात कि इसमें न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड अर्थात NATM का भी उपयोग किया गया है। अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है विश्व बैंक ने भारत के मिशन कर्मयोगी के लिए $47 मिलियन की मंजूरी दी है। यहां पर सबसे पहला प्रश्न यह बनता है कि मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो याद रखिएगा, भारत सरकार के सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए यह राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया, जिसे मिशन कर्मयोगी के नाम से जाना जाता है। यहां एक बात और याद रखिएगा कि अप्रैल 2022 में विश्व बैंक ने इसे समर्थन देते हुए $47 मिलियन की परियोजना को मंजूरी दी है। इतनी बात यहां पर आपको याद रखनी है। अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। याद रखिएगा, व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए हाल ही में वेबसाइट आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम यानी जिसको MTS के नाम से जाना जाता है, इस एप्लीकेशन को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। यदि हम बात करें MTS परियोजना के उद्देश्य की, तो प्रवासी लाभार्थियों जैसे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, स्तनपान कराने वाली महिलाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा अर्थात ICDS की निरंतरता को सुनिश्चित करना MTS परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। यदि हम बात करें ICDS की, तो ये जो एकीकृत बाल विकास सेवा है, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्रीय योजना है, जिसे 1975 में लॉन्च किया गया था। अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। याद रखिएगा, 1 से 3 अप्रैल 2022 तक नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत की राजकीय यात्रा पर थे। जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद देउबा की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। याद रखिएगा, इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्री अर्थात भारत और नेपाल के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से 90 किलोमीटर लंबी 132 kV की डबल सर्किट सोलू कॉरिडोर ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन का शुभारंभ किया यानी उद्घाटन किया। याद रखिएगा, इसका निर्माण भारत के द्वारा दिए गए ऋण से किया गया है। यहां एक और महत्वपूर्ण कार्य हुआ। इस अवसर पर दोनों देशों के बीच पहले ब्रॉडगेज पैसेंजर रेल लिंक का भी उद्घाटन किया गया। ये जो पहला ब्रॉडगेज
पैसेंजर रेल लिंक है, ये जयनगर को कुर्था से जोड़ता है। जयनगर मधुबनी बिहार में है और कुर्था नेपाल में है। याद रखिएगा, ये जो जयनगर कुर्था रेलखंड है, इसकी कुल लंबाई 34.90 है और जयनगर कुर्था रेलखंड जयनगर बिजलपुरा बर्दीबास रेल परियोजना जो कि 68.72 किलोमीटर है, इसी का एक भाग है जो पूरी तरीके से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। क्लियर है? याद होना चाहिए कि जयनगर कुर्था रेलखंड किन दो देशों के बीच है, तो भारत और नेपाल के बीच। याद रखिएगा, इसी यात्रा के दौरान नेपाल में रुपे कार्ड को भी लॉन्च किया गया था। 1 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद नेपाल ISA यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 105वां सदस्य देश बन गया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 105वां सदस्य देश कौन है, तो आपका जवाब होगा नेपाल। इतनी बात यहाँ पर भारत और नेपाल के संदर्भ में याद रखेंगे और नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के संदर्भ में याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला टॉपिक है भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन। याद रखिएगा, 21 मार्च 2022 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्वितीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हिस्सा लिया। यहां पर एक बात और जानना आवश्यक है कि जो इन दोनों देशों के बीच में पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ था वो 4 जून 2020 को हुआ था और इस पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन में इन दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी की स्थापना हुई थी, यानी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की स्थापना हुई थी। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि इस शिखर सम्मेलन के बाद, यानी जो द्वितीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ, इसके बाद 2 अप्रैल 2022 को एक आभासी समारोह में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ECTA कहा जाता है, यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि खनिजों के दोहन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यानी काबिल और ऑस्ट्रेलिया के क्रिटिकल मिनरल्स फैसिलिटेशन ऑफिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CMFO कहते हैं, इसके बीच एक समझौता हस्ताक्षर हुआ और इस समझौते के तहत भारतीय कंपनी काबिल के ऑस्ट्रेलिया में निवेश की दिशा में मार्ग प्रशस्त होगा। क्लियर है? इतनी बात आप भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन के बारे में याद रखेंगे। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है भारत में मातृ मृत्यु दर पर बुलेटिन जारी की गई है और इसकी जो गणना है ये वर्ष 2017 से 2019 के बीच में की गई है। याद रखिएगा, भारत के महापंजीयक के कार्यालय ने भारत में मातृ मृत्यु दर पर नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी SRS विशेष बुलेटिन मार्च 2022 में जारी किया और इस नवीन आंकड़े के अनुसार वर्ष 2017 से 2019 की अवधि के बीच भारत का जो मातृ मृत्यु अनुपात है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MMR कहते हैं, ये सुधरकर 113 से घटकर 103 हो गया है। यानी अगर इसको प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखें तो मातृ मृत्यु अनुपात में यानी MMR में 8.8% की गिरावट आई है। यहां एक बात और याद रखिएगा कि लगातार तीसरे वर्ष मातृ मृत्यु अनुपात में गिरावट दर्ज की गई है और ऐसी संभावना है कि भारत वर्ष 2030 से पहले इसे 70 पर लाने का लक्ष्य पूरा कर लेगा। यदि हम राज्य की बात करें तो केरल का एक बार फिर मातृ और शिशु स्वास्थ्य में शीर्ष स्थान पर रहा। केरल MMR में 42 से घटकर 30 पर हो गया है। यदि हम भारत में सबसे कम MMR वाले शीर्ष 3 राज्यों की बात करें तो केरल नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर तेलंगाना और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। यदि हम MMR में सबसे बुरी स्थिति वाले राज्य की बात करें तो इसमें पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ आते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में इस दर में काफी सुधार हुआ है। जो नीचे चार्ट दिया गया है प्रमुख राज्यों में मातृ मृत्यु अनुपात का, यदि उस पर ध्यान दें तो उत्तर प्रदेश 2017 से 19 के बीच 167 स्थान पर है और 2016 से 18 के बीच में 197 स्थान पर था, यानी यहां पर गिरावट दर्ज की गई। यदि हम बिहार के आंकड़े को देखें तो बिहार 2017 से 19 के बीच में 130 स्थान पर और बिहार 2016 से 18 के बीच 149 पर था, यानी यहां पर भी गिरावट दर्ज की गई है। इसको याद रखेंगे आप। अगला टॉपिक है जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। याद रखिएगा 19 और 20 मार्च 2022 को जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत की यात्रा पर थे। इस दौरान जापानी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ ही
14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। और इस द्विपक्षीय वार्ता में भारत और जापान के बीच साइबर सुरक्षा, सतत शहरी विकास, अपशिष्ट जल प्रबंधन समेत आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में मिलकर आगे बढ़ने पर सहमति हुई। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच 6 समझौते के तहत कनेक्टिविटी और हेल्थ केयर आदि के क्षेत्र में सहयोग के लिए 7 ऋण करार पर भी हस्ताक्षर हुए। यहां पर याद रखिएगा, इन दोनों देशों के बीच में कितने समझौते हुए? तो 6 समझौते हुए। क्लियर है? अगला देखिए, अगला टॉपिक है 6 भारतीय हवाई अड्डों को ASQ अवार्ड 2021 दिया गया। याद रखिएगा, मार्च 2022 में जारी रिपोर्ट में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ACI कहा जाता है, इसके द्वारा वर्ष 2021 के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी सर्वेक्षण में भारत के 6 हवाई अड्डों को आकार और क्षेत्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे में स्थान मिला है। और ये जो 6 हवाई अड्डे हैं, इनको वार्षिक यातायात के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में एशिया प्रशांत क्षेत्र से चुना गया है। जिन 6 भारतीय हवाई अड्डों को शामिल किया गया है, यहां पर उन्हें श्रेणी वाइज दिया गया है। इसमें सबसे पहली श्रेणी है प्रतिवर्ष 40 मिलियन से अधिक यात्रियों की। इसके अंतर्गत छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि मुंबई में है, इसे लगातार 5वें वर्ष मिला। इसी कैटेगरी में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नई दिल्ली में है, इसे लगातार 4थे वर्ष यह अवार्ड मिला। दूसरी श्रेणी है प्रतिवर्ष 15 से 25 मिलियन यात्री की। इसके अंतर्गत राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद को मिला। तीसरी श्रेणी है प्रतिवर्ष 5 से 15 मिलियन यात्री की। इसके अंतर्गत कोचीन हवाई अड्डा, जो कि कोचीन, और दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि अहमदाबाद में है। अगली श्रेणी है प्रतिवर्ष 2 से 5 मिलियन यात्री की। इसके अंतर्गत चंडीगढ़ एयरपोर्ट को पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से आपने 6 भारतीय हवाई अड्डों को विभिन्न श्रेणियों में देखा। अगला टॉपिक है भारत का पहला पूर्ण स्वामित्व वाला महिला पार्क। याद रखिएगा, भारत के पहले पूर्ण स्वामित्व वाले महिला औद्योगिक पार्क को हैदराबाद में 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर खोला गया। और एक बात और याद रखिएगा कि पार्क, जिसे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन अर्थात FLO के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। इतनी बात आप यहां पर याद रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो भारत का पहला पूर्ण स्वामित्व वाला महिला औद्योगिक पार्क है, ये हैदराबाद में खोला गया है। अगला देखिए, अगला टॉपिक है राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20। याद रखिएगा, 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग ने वर्ष 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का 4था संस्करण जारी किया है। यहां पर 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। किसके द्वारा जारी किया गया? तो याद रखिएगा, नीति आयोग ने राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया। और किस क्रम का संस्करण है? तो याद रखिएगा, 4था संस्करण है। यदि हम इस रिपोर्ट के अनुसार देखें तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में केरल सबसे शीर्ष पर है और इस सूचकांक में सबसे निचले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। लेकिन एक बात यहां पर महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखनी है। यदि हम बात करें प्रदर्शन में सुधार की, तो इस मामले में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी स्थान पर है। अगला देखिए, यहां पर राज्यों के सूचकांक की रिपोर्ट एक चार्ट के माध्यम से दी गई है। आप देख रहे हैं कि नंबर 1 पर केरल है। आप टॉप 3 स्टेट को याद रखेंगे। नंबर 1 पे केरल, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे तेलंगाना है। यदि हम लास्ट में देखें तो सबसे लास्ट में 19वीं रैंक है उत्तर प्रदेश की और 18वीं रैंक पर बिहार है। इन दोनों को याद रखेंगे और साथ ही साथ बिहार के जो स्कोर है उसको भी देखेंगे। बिहार को 31 स्कोर मिला है और उत्तर प्रदेश को 30.57। अगला देखिए, यदि हम 2018-19 की तुलना में 2019-20 में प्रदर्शन में सुधार के मामले में देखें तो बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, अभी आपने देखा, और इसके बाद असम और तेलंगाना है। यदि हम इस रिपोर्ट के मामले में जो राज्यों में सुधार के स्तर पर नेगेटिव अंक देखें किसको मिला है, तो इसमें हिमाचल प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, राजस्थान आता है, हरियाणा आता है और कर्नाटक शामिल है। ये जो राज्य स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई है, इसका शीर्षक है स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत। याद रखिएगा, ये शीर्षक काफी इंपॉर्टेंट है। अगला जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इस रिपोर्ट को नीति आयोग ने विश्व बैंक की तकनीकी सहायता और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के गहन परामर्श से विकसित किया है। ठीक है। अगर हम बात करें छोटे राज्यों की श्रेणी में, तो मिजोरम और मेघालय ने अधिकतम वार्षिक क्रमिक प्रगति दर्ज की है
और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में दिल्ली के बाद जम्मू कश्मीर ने सबसे अच्छा क्रमिक प्रदर्शन किया है। ये दोनों बातें याद रखेंगे आप। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है आईआईटी मद्रास ने ARIIA रैंकिंग 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है। यहां पर याद रखिएगा CFTIS केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान जो कि तकनीक से संबंधित हैं, इस कैटेगरी में आईआईटी मद्रास ने लगातार 3 वर्ष अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट में पहला स्थान प्राप्त किया है। यदि हम बात करें टॉप 10 की सूची की तो इसमें 7 आईआईटी शामिल हैं। याद रखिएगा आईआईटी मद्रास के बाद आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर और आईआईटी रुड़की जैसे संस्थान इसमें शामिल हैं। जिनको उत्तर प्रदेश का एग्जाम देना है वो याद रखेंगे आईआईटी कानपुर का स्थान चौथा है। यदि हम बात करें टॉप 10 में उत्तर प्रदेश से संस्थान की तो याद रखिएगा 10वें नंबर पे मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज भी शामिल है। यदि हम अन्य श्रेणी में देखें तो राज्य और डीम्ड विश्वविद्यालय की श्रेणी में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की श्रेणी में पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज को पहला स्थान मिला है। वहीं अगर हम बात करें निजी विश्वविद्यालय की श्रेणी में तो कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी खोरधा जो कि उड़ीसा में है, इसे पहला स्थान मिला है। यदि हम बात करें केंद्र द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं में नंबर 1 पर तो इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली आता है। इस प्रकार से आपने यहां पर इसको कवर किया। अगला देखिए, अगला टॉपिक है रेलगाड़ियों को टकराने से बचाने के लिए कवच प्रणाली का सफल परीक्षण। याद रखिएगा 4 मार्च 2022 को भारतीय रेलवे ने रेलगाड़ियों को टकराने से बचाने के लिए कवच प्रणाली का सफल परीक्षण किया। इस अवसर पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन में बैठकर इस सुरक्षा प्रणाली का निरीक्षण किया। याद रखिएगा यह परीक्षण सिकंदराबाद में किया गया और रेल मंत्री संत नगर शंकरपल्ली मार्ग पर गुल्लागुड़ा रेलवे स्टेशन से आने वाली ट्रेन पर सवार थे। वहीं पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन VK त्रिपाठी दूसरी ओर से चिठीगुड़ा रेलवे स्टेशन की ओर से आने वाली ट्रेन पर सवार थे और एक दूसरे के सामने टकराने से पहले कवच प्रणाली के कारण ये दोनों ट्रेनें रुक गई। ये जीरो एक्सीडेंट मिशन के तहत रेलवे ने स्वदेशी तकनीकी से इस प्रणाली का विकास किया है। यानी जो कवच प्रणाली है ये किस मिशन के तहत बना तो याद रखिएगा जीरो एक्सीडेंट मिशन के तहत। यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2022 की केंद्रीय बजट में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत की गई घोषणा के अंतर्गत देश में 2000 किलोमीटर नेटवर्क पर कवच का परीक्षण किया जाना है। कितने किलोमीटर? 2000 किलोमीटर नेटवर्क पर। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कवच प्रणाली में अगर 2 ट्रेन स्पीड में एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो अपने आप ही ब्रेक लग जाता है। इसके अलावा ट्रेन फाटकों के पास पहुंचते ही अपने आप सीटी बजने लगती है। यह कवच प्रणाली की विशेषता है। और एक और महत्वपूर्ण बात जो कि आपको यहां पे साइंस से कोरिलेट करके पूछा जा सकता है कि जो कवच प्रणाली है इसमें उच्च आवृत्ति की रेडियो संचार का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, अगला टॉपिक है 11वीं सदी के संत रामानुजमचारी की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का लोकार्पण। याद रखिएगा 11वीं सदी के वैदिक दार्शनिक और सामाजिक सुधारक संत रामानुजमचारी की विशाल प्रतिमा तेलंगाना के हैदराबाद में स्थापित की गई है। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी कहां पर है तो आपका जवाब होगा तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में। और जो रामानुजमचार्य हैं ये किस सदी से संबंधित हैं तो याद रखिएगा 11वीं सदी से। अगली बात आपको याद रखनी है, ये जो प्रतिमा है ये 5 धातुओं से मिलकर बनी है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, टाइटेनियम। और 216 फीट ऊंची यह प्रतिमा बैठी प्रतिमा वाली विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि यह प्रतिमा 64 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है जिसका नाम भद्रवेदी रखा गया है। यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है। याद रखिएगा इस प्रतिमा का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 फरवरी 2022 को किया गया था। और एक महत्वपूर्ण बात कि स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का पूरा प्रोजेक्ट लगभग 45 एकड़ में है और इसकी कुल लागत 1000 करोड़ रुपए बताई जाती है और पूरी परियोजना दान के पैसों से पूरी की गई है। यहां पर दार्शनिक संत रामानुजमचार्य के बारे में याद रखिएगा 1017 ईस्वी में श्री पेरम्बदूर जो कि तमिलनाडु में है वहां पर इनका जन्म हुआ।
रामानुजमचार्य ने देश भर में घूम घूमकर ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त करने, समानता और सामाजिक न्याय पर बल दिया और भक्ति आंदोलन को पुनर्जीवित किया। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, रामानुजमचार्य विशिष्टाद्वैत दर्शन के समर्थक थे। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला देखिए, अगला टॉपिक है तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में अंतरराष्ट्रीय फर्नीचर पार्क के संदर्भ में। याद रखिएगा 7 मार्च 2022 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन ने इस पार्क की आधारशिला रखी और यह पार्क तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में बनाया जा रहा है। यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 1156 एकड़ में है और तमिलनाडु के थूथुकुड़ी जिले के मीलावटन और दक्षिण वीर पांडियापुरम में यह स्थापित किया जा रहा है। कई बार प्रश्न में जिले के अतिरिक्त जो स्पेसिफिक प्लेस है वहां से भी नाम पूछ दिया जाता है, तो याद रखेंगे थूथुकुड़ी जिले के मीलावटन और दक्षिण वीर पांडियापुरम में तमिलनाडु में अंतरराष्ट्रीय फर्नीचर पार्क स्टैब्लिश किया जा रहा है। अगला टॉपिक है IOC के सत्र की 2023 में मेजबानी मुंबई को मिली है। याद रखिएगा मुंबई 2023 में 40 वर्षों के बाद अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IOC कहा जाता है, इसकी मेजबानी करेगा। याद रखिएगा 2023 के लिए IOC सत्र जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इस तरह के पिछले सत्र की मेजबानी भारत ने वर्ष 1983 में नई दिल्ली में की थी। याद रखिएगा 2022 में IOC का जो 139वां सत्र है वो 19 फरवरी 2022 को बीजिंग चीन में आयोजित किया गया था। यहां पर 3 बातें आपको याद रखनी है। भारत ने पिछली मेजबानी 1983 में दिल्ली में की थी। 2022 में IOC का जो 139वां सत्र हुआ था वो बीजिंग चीन में हुआ और 2023 में मुंबई में IOC के सत्र का आयोजन किया जाएगा। अगला फैक्ट देखिए, ये जो IOC सेशन है इससे संबंधित बैठक मई जून 2023 में आयोजित की जाएगी और IOC 139वीं बैठक जो कि अभी हमने बताया कि बीजिंग चीन में हुई, ये भारत की ओर से इसमें अभिनव बिंद्रा जो पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण विजेता है, दूसरा नरिंदर बत्रा जो कि भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष और तीसरे भारतीय ओलंपिक समिति के सदस्य नीता अंबानी ने हिस्सा लिया। इतनी बात यहां पर आप IOC के संदर्भ में याद रखेंगे। अगला टॉपिक है एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट का उद्घाटन। याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के इंदौर में 550 टन क्षमता वाले गोवर्धन प्लांट, जिसको आप कह रहे हैं बायो CNG प्लांट, इसका उद्घाटन किया। याद रखेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर में। अगला देखिए, याद रखिएगा यह एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट है और इसे 150 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। यदि पूछा जाए कि गोवर्धन प्लांट किस अवधारणा पर आधारित है तो आपका जवाब होगा वेस्ट टू वेल्थ इनोवेशन की अवधारणा पर गोवर्धन प्लांट आधारित है। यदि पूछा जाए कि गोवर्धन क्या है तो याद रखिएगा गीला शहरी घरेलू कचरा, मवेशियों और खेत से निकलने वाले कचरे को गोवर्धन कहा जाता है। उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगले 2 वर्षों में देश भर में 75 बड़े निकायों में इस तरह के गोवर्धन बायो CNG संयंत्र स्थापित करने का काम चल रहा है और इस अभियान से भारत के शहरों को स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त और ऊर्जा बनाने में मदद मिलेगी। यदि हम बात करें इंदौर के किसी पर्टिकुलर प्लेस की जहां पर यह CNG प्लांट लग रहा है तो याद रखिएगा देव गुराडिया ट्रेचिंग ग्राउंड में जो कि इंदौर में है, वहां ये बायो CNG प्लांट लगाया जा रहा है। इतनी बातें आप एशिया के सबसे बड़े बायो CNG प्लांट के बारे में याद रखेंगे। अगला टॉपिक है भारत UAE वर्चुअल शिखर सम्मेलन के संदर्भ में। याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने 18 फरवरी 2022 को वर्चुअल शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया और यदि बात करें इस अवसर पर जारी संयुक्त दृष्टिपत्र की तो इसका शीर्षक था भारत और संयुक्त अरब अमीरात व्यापक सामरिक साझेदारी में प्रगति, नए मोर्चे, नया मील का पत्थर। याद रखेंगे शीर्षक। अगला देखिए, याद रखिएगा इस दौरान भारत और UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता अर्थात कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CEPA कहा जाता है, इस पर भी हस्ताक्षर किए। यह समझौता भारत और संयुक्त अरब अमीरात के व्यवसायों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करेगा जिसमें बाजार तक अधिक पहुंच
और कम शुल्क यानी जो टैरिफ लगाया जाता है ये भी कम लगेगा। याद रखिएगा, इस समझौते के चलते सीईपीए के आगामी 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान के 60 अरब डॉलर से बढ़कर 100 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ और संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना की 50वीं वर्ष के अवसर पर संयुक्त स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। यहां एक बात और याद रखिएगा, इस शिखर सम्मेलन में भारत और संयुक्त अरब अमीरात की संस्थाओं के बीच 2 समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षर हुए। इसमें पहला है खाद्य सुरक्षा कॉरिडोर पहल, जिस पर एपीडा और डीपी वर्ल्ड एवं एल दाहरा के बीच समझौता हुआ, और दूसरा है वित्तीय परियोजनाओं और सेवाओं में सहयोग के संदर्भ में, जिस पर भारत की गिफ्ट सिटी और अबू धाबी ग्लोबल मार्केट के बीच हस्ताक्षर हुए। इतनी बात यहां पर आप भारत और यूएई के बीच में जो वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ था इसके संदर्भ में याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला टॉपिक है भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला फिलीपींस पहला देश बना है। याद रखिएगा, 28 जनवरी 2022 को फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद को लेकर भारत से 37.50 करोड़ डॉलर अर्थात 2,812 करोड़ रुपए का समझौता हस्ताक्षर किया है। यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात कि ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात के लिए भारत के पास आने वाला यह पहला विदेशी ऑर्डर है। याद रखेंगे। अगला देखिए, एसडीजी लक्ष्य प्राप्त करने में भारत 192 देशों में 120वें स्थान पर है। याद रखिएगा, 2 मार्च 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीएसई कहा जाता है, इसकी सेंटर फॉर एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 को जारी किया। याद रखिएगा, रिपोर्ट के अनुसार एसडीजी लक्ष्य प्राप्त करने में काम कर रहे दुनिया की 192 देशों की सूची में भारत 120वें स्थान पर पहुंच गया है, जो कि पिछले साल 117वें स्थान पर था। यदि हम बात करें इस रिपोर्ट में भारत के स्कोर की, तो इस रैंकिंग में भारत का समग्र विकास का जो लक्ष्य स्कोर है वो 100 में से 66 है। और एक बात और याद रखिएगा, इस नवीन रैंकिंग के अनुसार भारत पाकिस्तान, जिसकी रैंकिंग 129वें है, इसको छोड़कर लगभग सभी दक्षिण एशियाई देशों से पीछे है। अगर हम सूचकांक में भूटान का स्थान देखें जो 75वां है, श्रीलंका 87वें स्थान पर है, नेपाल 96वें स्थान पर है, बांग्लादेश 109वें स्थान पर है, और भारत की रैंकिंग क्या 192 में 120। अगला देखिए, यदि हम सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों के प्रदर्शन को देखें तो राष्ट्रीय औसत से बिहार 14 और यूपी 11 लक्ष्यों में पीछे है। केरल, तमिलनाडु, हिमाचल, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। याद रखेंगे। यदि हम बात करें गरीबी खत्म करने में सबसे पीछे, तो याद रखिएगा यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सबसे पीछे है। यदि हम बात करें भूखमरी और कुपोषण को रोकने में पीछे, तो मेघालय, असम, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल शामिल है। अगला देखिए, याद रखिएगा, नागरिकों को पेयजल प्रदान कर पाने में सबसे खराब स्थिति किसकी है? दिल्ली, राजस्थान, असम, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश की। यदि हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश की, तो चंडीगढ़ पहले, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी दूसरे स्थान पर है, और अंडमान निकोबार तीसरे स्थान पर है। याद रखिएगा, सतत विकास सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर फिनलैंड है। इसके अलावा आप 2 देशों का नाम याद रखेंगे, स्वीडन और डेनमार्क का। अगला टॉपिक है अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। याद रखिएगा, दिसंबर 2021 में जारी अधिसूचना के अनुसार उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। और यह अधिसूचना किसके द्वारा जारी की गई? तो याद रखिएगा, भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। यहां एक बात जरूर याद रखिएगा, यह प्रश्न सीधे पूछा जा सकता है कि अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस जगह पर स्थित है? तो आपका जवाब होगा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। अगला देखिए, यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि यह इको सेंसिटिव जोन उत्तराखंड का पहला इको सेंसिटिव जोन है जहां पर कोई भी गांव शामिल नहीं है। यदि हम बात करें कि यह किस क्षेत्र में स्थित है, तो याद रखिएगा, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य मुख्यतः काली नदी और उसकी सहायक जल संभर क्षेत्र में स्थित है। याद रखिएगा, अस्कोट को कस्तूरी मृग वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि
कस्तूरी मृग वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? तो आपका जवाब होगा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। यहां एक बात और याद रखिएगा, इस अभयारण्य को बनाने का जो मूल उद्देश्य है वो क्षेत्र की वनस्पतियों और वन्य जीवों की बृहद जैव विविधता का संरक्षण करना। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य का इको सेंसिटिव जोन का जो विस्तार है वो अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0 से 22 किलोमीटर तक फैला है और इको सेंसिटिव जोन का क्षेत्रफल 454.65 वर्ग किलोमीटर है। अगला देखिए, अगला टॉपिक है 351 और रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध के संदर्भ में। याद रखिएगा, दिसंबर 2021 में सरकार ने रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 351 और रक्षा उत्पादों के आयात पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। और इस संदर्भ में रक्षा मंत्रालय ने 29 दिसंबर 2021 को सूची जारी की। आप सभी को पता है कि 16 महीने में यह तीसरी सूची है। इस प्रकार की पहली सूची 9 अगस्त 2020 को जारी की गई, जिसके अंतर्गत 101 रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया। दूसरी सूची 31 मई 2021 को जारी की गई। इसके तहत 108 अन्य रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया। यहां जो नकारात्मक सूची लिखा गया है, इसका मतलब यही है कि ऐसी सूची जिसमें शामिल जो उत्पाद हैं उनके आयात पर प्रतिबंध है। और जो अभी वर्तमान में निकाली गई है वो 151 रक्षा उत्पादों की सूची है। अगला देखिए, आप सभी को पता है कि रक्षा के क्षेत्र में उत्पादन के मामले में जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है, जिसको आप एफडीआई के नाम से जानते हैं, इसकी सीमा को मई 2020 में 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया था। इससे रक्षा उत्पादन के देश में ही उत्पादन की दिशा में मार्ग प्रशस्त हुआ है। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है PSLV C-52 से 3 उपग्रहों का सफल परीक्षण किया गया है। याद रखिएगा, 14 फरवरी 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-52 प्रक्षेपण वाहन से उपग्रह EOS-04 के साथ 2 अन्य उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। याद रखिएगा, EOS-04 एक रडार इमेजिंग उपग्रह है जिसे हर तरह के मौसम में उच्च गुणवत्ता वाले चित्र लेने के लिए तैयार किया गया है और कृषि, वानिकी, आपदा प्रबंधन में यह उपग्रह मदद करेगा। यहां एक प्रश्न और याद रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि इसरो के प्रमुख कौन है तो आपका जवाब होगा डॉक्टर एस सोमनाथ। और ये डॉक्टर एस सोमनाथ का पहला मिशन था। यहां एक बात और याद रखिएगा, EOS-04 के साथ भेजे गए जो 2 अन्य उपग्रह हैं उसमें पहला है इंस्पायर फर्स्ट, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया, और दूसरा उपग्रह है INS-2TD जो कि इंडिया भूटान ज्वाइंट सैटेलाइट है। यहां एक प्रश्न और पूछा जाता है, EOS-04 का अगर पूछा जाए कि कार्यकाल कितने समय का है तो आपका जवाब होगा 10 वर्ष का। यदि आपसे पूछा जाए INS-2TD का कार्यकाल तो आपका जवाब होगा 6 माह का। और यदि आपसे पूछा जाए कि इंस्पायर फर्स्ट का कार्यकाल तो आपका जवाब होगा 1 वर्ष का। क्लियर है? अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है काजूवेली तमिलनाडु का नया पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है। याद रखिएगा, दिसंबर 2021 में तमिलनाडु में विल्लीपुरम के पास स्थित काजूवेली आर्द्रभूमि को पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन विभाग द्वारा पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। यदि बात करें इसकी औपचारिक घोषणा की तो याद रखिएगा, तमिलनाडु के राज्यपाल के द्वारा उक्त क्षेत्र को काजूवेली वेटलैंड पक्षी अभयारण्य के तौर पर औपचारिक तौर पर घोषित किया गया और यह घोषणा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 8 की उपधारा 1 के तहत प्राप्त शक्तियों से किया गया। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, यदि हम बात करें इसकी भूमि पर विस्तार के तो ये 5151.60 हेक्टेयर भूमि पर विस्तृत है और यह तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभयारण्य है जो तमिलनाडु के पूर्वी तट के साथ बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित है। याद रखिएगा, यह स्थान वनस्पतियों और जीवों की विविध प्रजातियों का घर है जो मध्य एशिया और साइबेरिया से लंबी दूरी के प्रवासी पक्षियों को आवास प्रदान करता है। याद रखेंगे इसे। अगला देखिए, अगला टॉपिक है देश की पहली डिजिटल जस्टिस क्लॉक। याद रखिएगा, 17 जनवरी 2022 को गुजरात हाईकोर्ट में भारत के पहले डिजिटल जस्टिस क्लॉक का उद्घाटन किया गया। अगला पॉइंट देखिए, याद रखिएगा, इस प्रकार गुजरात हाईकोर्ट
देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया जहां पर जस्टिस क्लॉक को लॉन्च किया गया। अब यह प्रश्न उठता है कि जस्टिस क्लॉक करता क्या है। तो याद रखिएगा, जस्टिस क्लॉक से आशा है कि उच्च न्यायालय और राज्य के अन्य अदालतों के परिसरों के भीतर एक आउटडोर डिस्प्ले एलईडी वॉल लगाया जाएगा जिसमें लंबित मामलों के निपटान की जानकारी लगातार प्रदर्शित की जाएगी। क्लियर है? अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है औषधि पादप गूगल आईयूसीएन के रेड डेटा लिस्ट में संकटापन्न के रूप में शामिल किया गया है। याद रखिएगा, गूगल एक औषधि पादप है जिसे आईयूसीएन ने हाल ही में रेड डेटा लिस्ट में संकटापन्न के रूप में शामिल किया है। यह अधिकांशतः शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। यदि हम बात करें गूगल औषधि पौधे के वानस्पतिक नाम की, तो इसका वानस्पतिक नाम कुमीफोरा विहिटी है। और याद रखिएगा, राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों पर यह बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। इन पौधों की गोंद के अतिदोहन के कारण यह पौधा वर्तमान में आईयूसीएन की संकटापन्न श्रेणी में चला गया है। यहां एक बात और याद रखिएगा, राजस्थान सरकार के वन विभाग ने गूगल बचाओ अभियान की शुरुआत 2008 से ही कर दी है। इतनी बात आप औषधि पादप गूगल के संदर्भ में याद रखेंगे। अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है केरल में एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, जनवरी 2022 में दक्षिण भारतीय राज्य केरल ने अपना पहला साइंटिफिक वर्ल्ड एटलस लॉन्च किया है। ये वर्ल्ड एटलस भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस है जिसमें 25,000 चेकलिस्ट का कवरेज है। यहां एक बात और याद रखिएगा कि केरल बर्ड एटलस भारत का अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस है जिसके तहत ठोस आधारभूत लाइन डेटा तैयार किया गया है। इसमें यह पता चल सकेगा कि विभिन्न प्रजातियों के पक्षी कहां कहां पाए जाते हैं और किन किन क्षेत्रों में उनकी आबादी ज्यादा है या किन क्षेत्रों में उनकी आबादी कम है। यहां एक बात और याद रखिएगा, इसे एक सिटीजन साइंस ड्रिवन एक्सरसाइज के रूप में तैयार किया गया है इस बर्ड एटलस को, जिसमें बर्ड वॉचिंग कम्युनिटी के 1000 वॉलंटियर्स की सहभागिता रही है। यहां एक महत्वपूर्ण पॉइंट और है कि यदि हम बात करें केरल बर्ड एटलस में, तो इसमें 361 प्रजातियों के लगभग 3 लाख रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। अगला टॉपिक है रेड सैंडर्स संकटापन्न सूची में शामिल किया गया है। याद रखिएगा, जनवरी 2022 में रेड सैंडर्स यानी रक्त चंदन लकड़ी या रेड सैंडलवुड को, जिसे 2018 में आईयूसीएन ने रेड डेटा लिस्ट में नियर थ्रेटेंड के रूप में सूचीबद्ध किया था, अब उसे संकटापन्न की सूची में शामिल कर लिया गया है। याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक तस्करी की जाने वाली लकड़ी है ये, जो पूरी दुनिया में केवल शेषाचलम की पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्र इसके मूल निवास स्थान है। यह इसी क्षेत्र की एंडेमिक है और शेषाचलम हिल्स और मल्लामाला पहाड़ी में इसकी तस्करी की जाती है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, रेड सैंडर्स की जो तस्करी का कारण है, इसका औषधि बनाने, कॉस्मेटिक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि जापान में बनता है, फर्नीचर बनाने और कामोद्दीपक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इन्हीं कारणों से रेड सैंडर्स की तस्करी की जाती है। इतनी बात आपको यहाँ पर रेड सैंडर्स के बारे में याद रखनी चाहिए कि अब रेड सैंडर्स को इंडेंजर्ड की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। अगला देखिए। अगला टॉपिक है फेथ 2035 विजन दस्तावेज। सबसे पहली बात कि फेथ का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी फेथ का फुल फॉर्म है। यदि आपसे पूछा जाए कि फेथ 2035 का संबंध किससे है, तो आप इसके फुल फॉर्म से समझ गए होंगे कि भारतीय पर्यटन का यह विजन दस्तावेज है। आइए इसकी डिटेल जानकारी देखते हैं। 16 फरवरी 2022 को फेथ 2035 विजन दस्तावेज जारी किया गया था और इस दस्तावेज में 2035 तक भारतीय पर्यटन को दुनिया द्वारा पसंदीदा और प्रिय बनाने का लक्ष्य है। यदि हम बात करें कि इस दस्तावेज को कब लॉन्च किया गया, किस उपलक्ष्य में, तो याद रखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में दृष्टि दस्तावेज लॉन्च किया गया है। यदि हम इसके उद्देश्य को थोड़ा और विस्तार में देखें, तो पर्यटन को भारत के सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचा निर्माता के तौर पर बनाने का लक्ष्य है। साथ ही साथ टिकाऊ और समावेशी पारिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए एक आदर्श मॉडल के तौर पे फेथ 2035 विजन दस्तावेज लाया गया है। अगला देखिए।
अगला टॉपिक है विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2022। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में उद्घाटन भाषण दिया। याद रखिएगा, ये 21वां संस्करण 16 से 18 फरवरी 2022 तक आयोजित किया गया। यदि बात की जाए वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के विषय की, तो याद रखिएगा, परिस्थिति अनुकूल ग्रह की ओर एक सतत और न्याय संगत भविष्य सुनिश्चित करना, यह इस बार के WSDS शिखर सम्मेलन का विषय था। अगला टॉपिक है भारत सरकार ने 54 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। याद रखिएगा, 14 फरवरी 2022 को भारत सरकार ने सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर चीनी मूल के 54 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस ऐप में सी लिमिटेड का मार्की गेम फ्री फायर, टेंसेंट, अलीबाबा, नेटीज जैसे तकनीकी फर्मों से संबंधित ऐप शामिल हैं। यदि हम बात करें इसके बैकग्राउंड की, तो याद रखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी जानकारी की सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने की सरकारी शक्ति प्रदान करता है। याद रखिएगा, यह धारा सरकार को वेबसाइट को ब्लॉक करने की अनुमति देता है। कौन सी धारा है? सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69A। इतनी बात यहां पर याद रखिएगा। यदि इसके बैकग्राउंड को देखें कि कब कब चीनी ऐप को प्रतिबंधित किया गया है, तो याद रखिएगा, जून 2020 में सबसे पहले 59 चीनी ऐप को प्रतिबंधित किया गया। उसके बाद अगस्त 2020 में 47 चीनी ऐप को प्रतिबंधित किया गया और 118 सितंबर 2022 में प्रतिबंधित किए गए। 43 ऐप नवंबर 2020 में प्रतिबंधित किए गए और अब तक कुल मिला के जिस संख्या को आपको याद रखना है, 321 ऐप भारत में चीनी ऐप जो हैं इन्हें प्रतिबंधित किया जा चुका है। इतनी बात आप यहां पर याद रखेंगे चीनी ऐप से संबंधित कि वर्तमान में 14 फरवरी को 2022 में 54 चीनी ऐप प्रतिबंधित किए गए और कुल मिला के अब तक 321 चीनी ऐप को प्रतिबंधित किया गया। अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है दुर्गा पूजा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। याद रखिएगा, 15 दिसंबर 2021 को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची की सुरक्षा के लिए यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति ने 16वें सत्र के दौरान कोलकाता की दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया और इस समिति ने दुर्गा पूजा की उस पहल की प्रशंसा की है जिसके माध्यम से हाशिए पर रहने वाले समूहों या व्यक्तियों के साथ साथ महिलाओं को भागीदारी और सुरक्षा मिलती है। याद रखिएगा, दुर्गा पूजा के शामिल होने के बाद अब भारत की 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल है। याद रखेंगे। याद रखिएगा, 2017 में कुंभ मेला और 2016 में योग एवं नवरोज को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था। भारत 2003 के यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है। हम बात करें यदि यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन की जो अंतर सरकारी समिति का 16वां सत्र हुआ था, ये कहां पर आयोजित किया गया था, तो याद रखिएगा पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था। और कब से कब तक, तो याद रखिएगा 13 से 18 दिसंबर 2021 तक। याद रखिएगा, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में वर्तमान में 492 अवयव शामिल है। इतनी बात आपको यहां पर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के संदर्भ में याद रखना होगा। अगला टॉपिक देखिए, केरल का पहला कारवां पार्क। याद रखिएगा, केरल का पहला कारवां पार्क केरल के इदुक्की जिले में स्थित एक सुंदर हिल स्टेशन वागामोन में बनाया गया है। 25 फरवरी 2022 को राज्य सरकार की नई कारवां पर्यटन नीति के तहत पार्क को यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। पहल के तहत 2 तरह के कारवां होंगे। पहले मॉडल में 2 मेहमान को समायोजित किया जाएगा और जो इसका दूसरा मॉडल है उसके तहत 4 लोगों के परिवार को रहने की व्यवस्था होगी। आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो पर्यटन कारवां है इसमें आरामदायक प्रवास के लिए जो आवश्यक सुविधाएं होती हैं, जैसे सोफा कम बेड, फ्रिज जार, माइक्रोवेव, ओवन, इन सभी चीजों को भी इसमें शामिल किया गया है। क्लियर है। अगला टॉपिक देखिए, नासिक में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला को लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा,
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने 16 फरवरी 2022 को नासिक महाराष्ट्र में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। यानी BSL-3 मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन नासिक महाराष्ट्र में किया गया। याद रखिएगा, ये जो BSL-3 मोबाइल लैब है, ये देश के दूर दराज और जंगली इलाकों तक पहुंच बनाने में सक्षम होगी, ताकि मानव और पशु स्रोतों से नमूनों का उपयोग करके प्रकोपों की जांच की जा सके। यदि आपसे पूछा जाए कि BSL-3 मोबाइल प्रयोगशाला किस मिशन के तहत बनाई गई है, तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत BSL-3 मोबाइल प्रयोगशाला को बनाया गया है। और यदि पूछा जाए कि इसका उद्देश्य क्या है, तो स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, ये इसका मूल उद्देश्य है। इतनी बात यहां पर आप BSL-3 मोबाइल प्रयोगशाला के संदर्भ में याद रखेंगे। अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश को लुप्तप्राय हिमालयी जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान देने के लिए पहला जैव विविधता पार्क मिल गया है। और यह जैव विविधता पार्क कहां पर स्थित है, तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की मंडी की जंजैहली घाटी के भूलाह घाटी में यह स्थित है। याद रखिएगा, 1 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल प्रदेश के वन विभाग के द्वारा राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन के तहत जैव विविधता पार्क की स्थापना की गई है। यानी आपको यहां पर 2 बातें याद रखनी है प्रमुख तौर पे, कि हिमाचल प्रदेश में जो पहला जैव विविधता पार्क है, ये मंडी की जंजैहली घाटी के भूलाह घाटी में स्थित है। दूसरी बात, इसे राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन के तहत बनाया गया है। क्लियर है? अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है केरल में देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर। याद रखिएगा, जनवरी 2022 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल के द्वारा शीघ्र ही देश के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। और याद रखिएगा, इस सेंटर की स्थापना के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल ने सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CMET कहते हैं, त्रिशूर के साथ साझेदारी की है। यदि हम बात करें इसकी लागत की, तो 86.41 करोड़ रुपए इस परियोजना में लागत आएगी और इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा मंजूरी भी मिल चुकी है। और यहां पर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा, इस केंद्र का औद्योगिक साझेदार टाटा स्टील लिमिटेड होगा। अगला टॉपिक देखिए। अटल सुरंग को दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग की मान्यता मिल गई है। याद रखिएगा, 9 फरवरी 2022 को दिल्ली में एक ऐतिहासिक समारोह के दौरान अटल सुरंग को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता मिली है। यह मान्यता कब मिली, तो 9 फरवरी 2022 को। किसके द्वारा मिली, तो याद रखिएगा, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स यूके है, ये एक संगठन है जो मान्यता प्राप्त प्रमाणीकरण के साथ दुनिया भर के असाधारण रिकॉर्ड्स को सूचीबद्ध और सत्यापित करता है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि 3 अक्टूबर 2020 को इस अटल सुरंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। यदि हम बात करें इसकी लंबाई की, तो 9.02 किलोमीटर यह सुरंग लंबी है और अटल सुरंग रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। इसका निर्माण मनाली लेह राजमार्ग पर अत्यंत दुर्गम इलाके में ठंड के तापमान की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में किया गया है। क्लियर है? यानी 2 बातें यहां पर ध्यान देनी है, इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर, और दूसरी बात, ये जो अटल सुरंग है, ये रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है और इसका निर्माण मनाली लेह राजमार्ग पर हुआ है। अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है बायोमेडिकल इनोवेशन और उद्यमिता पर ICMR और DHR नीति से संबंधित। याद रखिएगा, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, पैरामेडिकल संस्थानों में चिकित्सा पेशेवरों, वैज्ञानिकों और तकनीशियनों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बायोमेडिकल इनोवेशन और उद्यमिता पर ICMR DHR नीति शुरू की है। यदि हम बात करें इसके लॉन्च की, तो याद रखिएगा, 24 फरवरी 2022 को डॉक्टर मनसुख मांडविया, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने इस नीति को लॉन्च किया। और इस लॉन्चिंग के अवसर पर उन्होंने कहा कि यह नीति बहु अनुशासनात्मक सहयोग सुनिश्चित करेगी, साथ ही साथ स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहलों को बढ़ावा देकर देश भर के चिकित्सा संस्थानों में एक नवाचार आधारित पारिस्थितिक तंत्र तैयार होगा।
याद रखिएगा, यह नीति प्रधानमंत्री के नवाचार, पेटेंट, उत्पादन और समृद्धि के आदर्श वाक्य के अनुरूप है। इतनी बात आपको यहाँ पर बायोमेडिकल इनोवेशन पर, जो उद्यमिता पर जो आईसीएमआर डीएचआर नीति जारी की गई है, इसके संदर्भ में आपको याद रखनी होगी। अगला टॉपिक देखिए। अगला टॉपिक है डीआरडीओ के द्वारा क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का देश में पहली बार सफल परीक्षण। याद रखिएगा, 23 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और विंध्याचल के बीच 100 किलोमीटर से अधिक फैले क्वांटम की अर्थात क्वांटम कुंजी डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। यदि आपसे पूछा जाए कि इसका सफलतापूर्वक प्रदर्शन किसके द्वारा किया गया, तो आपका जवाब होगा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको डीआरडीओ कहते हैं, और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात आईआईटी दिल्ली के द्वारा इसका सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। यहां पर यह बात महत्वपूर्ण है कि इसका सफलतापूर्वक प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और विंध्याचल के बीच किया गया। याद रखेंगे। याद रखिएगा, यह तकनीकी प्रगति व्यावसायिक रूप से उपलब्ध ऑप्टिकल फाइबर के उपयोग से संभव हुई है और डीआरडीओ के अनुसार देश में बूट स्ट्रैपिंग के लिए कुंजी हस्तांतरण की स्वदेश तकनीकी का प्रदर्शन किया है। इतनी बात आपको यहां पर याद रखनी होगी। अगला देखिए। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो क्वांटम का वितरण है, ये एक सुरक्षित संचार तकनीक विधि है जो क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल के निर्माण के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है। क्लियर है। अगला देखिए। अगला टॉपिक है भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन। याद रखिएगा, 25 फरवरी 2022 को भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायक कंपनी एसईएस यमुना पावर लिमिटेड ने दिल्ली के मयूर विहार में शुरू किया। याद रखिएगा, ये जो स्मार्ट प्रबंधित ईवी चार्जिंग स्टेशन है, ये एक समय में 5 इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज कर सकता है और आपात परिस्थिति में अगर शहर में बिजली की आपूर्ति ठप हो जाए तो इस चार्जिंग स्टेशन से जरूरी सेवाओं जैसे अस्पताल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पुलिस स्टेशन को बिजली ट्रांसफर की जा सकती है। इतनी बात आप भारत के पहले स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन के बारे में याद रखेंगे, जिसे मयूर विहार दिल्ली में शुरू किया गया है। अगला देखिए। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय से संबंधित। याद रखिएगा, 28 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक उच्च स्तरीय आभासी कार्यक्रम के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय का शुभारंभ किया। और याद रखिएगा, पहले 5 वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय अर्थात IMPO, जिसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल मानसून प्रोजेक्ट ऑफिस, को भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान यानी IITM पुणे में रखा जाएगा, जो कि भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का हिस्सा है। इतनी बात आप यहां पर अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय के संदर्भ में निश्चित तौर पर याद रखेंगे। अगला टॉपिक है अमर जवान ज्योति का नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय। याद रखिएगा, 21 जनवरी 2022 को पिछले 50 सालों से राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ज्योति में समारोह पूर्वक विलय कर दिया गया। यदि पूछा जाए कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की, तो आपका जवाब होगा एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। यहां पर याद रखिएगा, यदि हम इसके बैकग्राउंड को देखें तो विश्व युद्ध में प्राणों की आहुति देने वाले भारत और ब्रिटेन के 70,000 सैनिकों के सम्मान में साल 1931 में इंडिया गेट का उद्घाटन किया गया था। ये इंडिया गेट के संबंध में फैक्ट है। और यदि पूछा जाए कि ये जो अमर जवान ज्योति है, इसको कब स्थापित किया गया था, तो याद रखिएगा 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद अमर जवान ज्योति स्थापित की गई थी। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने 26 जनवरी 1972 को इसका उद्घाटन किया था। आप सभी को पता है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में किया था और वहां पर देश की आजादी के बाद से अब तक अर्थात 1947 से अब तक शहादत दे चुके 26,466 भारतीय जवानों के सम्मान में इसे निर्मित किया गया था। याद रखिएगा, 25 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्मारक का उद्घाटन किया था और इस मेमोरियल में अमर चक्र, वीर चक्र, त्याग चक्र और रक्षा चक्र नामक 4 चक्र बने हुए हैं। इसमें से अमर चक्र पर 15.5 मीटर ऊंचा स्मारक स्तंभ है, जिसमें अमर ज्योति जलती है। यानी अमर ज्योति किसमें जलती है, अमर चक्र में। और इसकी ऊंचाई कितनी है इस स्तंभ की, तो याद रखिएगा 15.5 मीटर। याद रखिएगा, सुरक्षा चक्र में 600 पेड़ हैं
जो देश की रक्षा में तैनात जवानों को दर्शाते हैं। याद रखिएगा, नेशनल वॉर मेमोरियल के पास 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं की कांस्य से बनी प्रतिमाएं भी लगी हुई हैं। अगला टॉपिक है, भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ है। याद रखिएगा, केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर में गुड गवर्नेंस इंडेक्स यानी सुशासन सूचकांक को लॉन्च करने का निर्णय लिया और 22 जनवरी 2022 को भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश के लिए अपनी तरह का यह पहला सूचकांक होगा। यदि हम बात करें इसमें तकनीकी सहयोग की, तो याद रखिएगा, सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस अर्थात CGG हैदराबाद ने इसमें अपना तकनीकी सहयोग दिया है। याद रखिएगा, इस सूचकांक को जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए जारी किया गया है। यदि हम बात करें जिला सुशासन सूचकांक में शीर्ष पर 5 जिलों की, तो इसमें जम्मू, डोडा, सांबा, पुलवामा और श्रीनगर शामिल हैं। याद रखिएगा, इस प्रकार जम्मू और कश्मीर को जिला स्तर पर सुशासन सूचकांक जारी करने के मामले में देश में पहला केंद्र शासित प्रदेश बनाने का निर्णय लिया गया है। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर का जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, ये 10 सेक्टरों में वितरित है और 58 संकेतकों पर आधारित है और इसके द्वारा जम्मू कश्मीर के जिलों में शासन की स्थिति का आकलन किया जाता है। इस प्रकार राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित दूसरी क्लास आज यही कंप्लीट होती है। कल की क्लास में राष्ट्रीय घटनाक्रम को कंप्लीट करा दिया जाएगा। जो भी क्लासेस मिल रही हैं उसको नियमित आप कंप्लीट करते चलें। जो प्रीवियस क्लास है वो प्लेलिस्ट में दी गई है, आप उसको वहां से कवर कर सकते हैं। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।